हे एवरीवन, वेलकम बैक इन निम्बल बायोलॉजी। इसकी टाइम को बर्बाद न करते हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन करते क्या पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो हम लोग को याद होगा पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस में हम लोग देख चुके थे कि लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन क्या होता है, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन की बात किए थे। उसमें हम लोग जो टॉपिक था न्यूट्रिशन, उसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है डाइजेशन। तो आज हम लोग देखेंगे डाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और किस ऑर्गेनिज्म में, यानी ह्यूमन की हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करेंगे। तो ह्यूमन में कौन सा डाइजेशन पाया जाता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मतलब क्या है। तो डाइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है डाइजेशन, लेकिन उससे पहले अगर हम याद आ रहा हो तो हम लोग पढ़े होंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट को भी हम लोग डिवाइड किए थे दो तरह से, एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल और एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल इसे कहते थे हम लोग, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते थे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और हम उसे कह रहे थे, इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे थे क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा अमाउंट में जरूरी हो उसे हम बोल देते थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है उसे हम बोलते थे माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते थे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते थे जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते थे, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जब उसको हम लोग खाते हैं, जब उसका हम लोग इंजेक्शन करते हैं, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उससे एनर्जी नहीं ले पाता है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें उसको तोड़ना पड़ता है, पहले उसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो कह सकते हैं डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने फूड जो सब्सटेंसेज है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज है, उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और यही प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। तो डाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड सब्सटेंसेज, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस ह्यूमन की बॉडी के अंदर दो तरह से होती है, दो प्रोसेस से होती है, दो स्टेप में होती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन होता है और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, जब हम फूड को खाते हैं तो उसको हम लोग च्यूइंग करते हैं, यानी चबाते हैं, ये होती है हमारी मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी है केमिकल डाइजेशन। हमारे ग्लैंड से, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेशन के प्रोसेस में कुछ ग्लैंड्स हेल्प करती हैं, कुछ ग्लैंड इसमें हेल्प करती हैं, कुछ केमिकल निकालती है, उस केमिकल को एंजाइम कहते हैं, और वो एंजाइम इसके ब्रेक डाउन में हेल्प करती है, तो इसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो दो तरह का डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। आते हैं उसकी बात करते हैं कैसे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अगर है, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम तोड़ देते हैं स्मॉल पीसेस में। कैसे तोड़ते हैं, बायोकेमिकल मेथड से या मैकेनिकल मेथड से। इस दोनों मेथड से तोड़ करके हम इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब इसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को अगर तोड़ते हैं तो इसका स्मॉल यूनिट ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन को तोड़ने पे एमिनो एसिड मिलता है, सेम इसी तरह फैट को तोड़ने पे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है। कहने का पूरा मतलब यही है कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर डाइजेशन को हम समझे तो डाइजेशन का मतलब केवल इतना कह सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेज, यानी फूड सब्सटेंसेज को तोड़ना ही, फूड सब्सटेंसेज को तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। तो ये थी डाइजेशन, इसे हम लोग डाइजेशन। अब देखते हैं डाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो टाइप की बात करते हैं एक बार। अगर डाइजेशन के टाइप की बात करें तो डाइजेशन होता कहां पे है, इसके बेसिस पे डाइजेशन को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है
तो इसे बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो हम कह सकते हैं डाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डाइजेशन को दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक कहेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, या इसी को हम लोग इंटर सेलुलर भी कह सकते हैं, इंटर सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। अगर ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस जो प्रोसेस है अगर सेल के बाहर हो रही है, आउट ऑफ द सेल हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, आउट ऑफ द सेल हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मींस बाहर, किसके बाहर? सेल के बाहर, यानी सेल के बाहर अगर डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंटर सेलुलर, सेल के बीच में, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। अगर दो सेल के बीच में डाइजेशन हो रहा है यानी सेल के बाहर हो रहा है तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ सेल हो रहा है अगर यहाँ इसका डाइजेशन, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। दूसरा टाइप हम लोग कह सकते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर, अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। फूड सब्सटेंसेस डाइजेस्ट इन द सेल, अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होता है वो दो टाइप का मिला में, एक मिला में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरा मिला में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो डाइजेशन दो तरह का होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के बाहर होता है हमारे। अगर हम जैसे अमीबा का हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा अगर देखे थे तो सेल का डाइजेशन जो भी मटेरियल था उसका फूड का डाइजेशन उसके सेल के अंदर होता, फैगोसाइटोसिस मेथड से वह उसमें डाइजेशन हो रहा था या न्यूट्रिशन वो ले रहा था और डाइजेशन तो सेल के अंदर हो रहा था। तो इसका एक एग्जांपल है वह इंट्रासेलुलर का एग्जांपल कह सकते हैं क्योंकि उसके सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। जितने यूनिसेलुलर डाइजेस्टिव, जिसने यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है, एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। दूसरी हम बात करते हैं इस डाइजेशन की। अभी तो हम लोग देख रहे डाइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है, अब देखते हैं टाइप भी देख लिए। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, उसकी बात करते हैं। क्या होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन? डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये दो वर्ड हमें सुनने को मिलेगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक वर्ड मिलेगा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों में अंतर क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हो, ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हो, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हो, उस तरह के ऑर्गन को, उन सभी ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जैसे ह्यूमन की बात करें तो स्टमक एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो ये सब डाइजेस्टिव ऑर्गन कहे जाते हैं, ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हो। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जो हम लोग अपनी बात करें, अगर मैमल्स की, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, यहाँ पे डाइजेशन में होता क्या है, एक ऑर्गन नहीं, इसमें इस तरह के कई सारे ऑर्गन्स मिल करके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन कराते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं और इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन में हेल्प करने वाला सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कितने पार्ट से बना, कौन कौन से ऑर्गन है, इसकी बात करेंगे अभी। उससे पहले एक और टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें डाइजेशन की तो डाइजेशन को दो तरह से देखें, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। सेम इसी तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या दो तरह से होती है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ये भी दो तरह की हो सकती है। डाइजेस्टिव जो ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी दो तरह की हो सकती है। अब ये कौन सी तरह हो सकती है, क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग हो, जो इसके पार्ट हो एलिमेंट्री का, इसमें दो ओपनिंग हो, माउथ और एनस दो ओपनिंग होती है, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दो तरह की मिलेगी, एक हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरे को हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट तब कहेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग हो, एक एंटीरियर ओपनिंग हो, एक एंटीरियर ओपनिंग हो जिसे हम लोग कहते हैं माउथ, यानी माउथ हो। दूसरा पोस्टीरियर ओपनिंग हो जिसे हम लोग कहते हैं एनस, पोस्टीरियर ओपनिंग हो
जिसे हम लोग कहेंगे एनस। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है जिसमें केवल एक ही ओपनिंग है, केवल माउथ है, उसे माउथ भी नहीं कह सकते कि उसी से वो अपना फूड ले भी रहा है और उसी से वेस्ट मटेरियल निकाल भी रहा है, तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें फैसियोला हिपैटिका या लिवर फ्लूक की, इन सब में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी, हमें ये बात करनी ह्यूमन की। तो अगला बात हम करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना होता है, तो अगला देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे बना होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। और दूसरी पॉइंट कह सकते हैं ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 7 से 9 मीटर लॉन्ग होता है। तो दूसरा हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम 7 मीटर, अब ये वेरी कर सकता है डाटा, 7 मीटर लॉन्ग होगा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, 7 to 9 मीटर, 7 to 9 मीटर लॉन्ग। दूसरी अगर हम बात करें इस डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम 7 to 9 मीटर लॉन्ग होगा अप्रोक्सीमेटली। दूसरी अगर बात करें इसके, हम लोग देखते हैं ये बना किससे होता है, तो कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। ये तो इसकी कैरेक्टर होगी, कॉम्प्लेक्स होगा, लॉन्ग होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल जैसे, और ये 7 to 9 मीटर लॉन्ग होगा। दूसरी बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है कितने पार्ट से कंसिस्ट होता है, कितने पार्ट से मिला होता है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कौन कौन से वो पार्ट है देखते हैं। पहला हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पहला पार्ट से मिलकर बनाता है एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा इस डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ग्लैंड जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, या इसी को हम लोग कहेंगे एक्सक्री ग्लैंड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये 2 पार्ट से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बना होगा, एक को कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे को कहेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उन सबको जितने भी पाइप है, जितने भी ट्यूब है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इन सबको कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को कहते हैं आहार नाल, जिसके थ्रू जो है फूड ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से अगर दूसरी हम बात करें एसोसिएटेड कैनाल, इस एलिमेंट्री कैनाल पे कुछ ग्लैंड्स के साइड में होते हैं जो इसमें कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के ग्लैंड को बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, हमें 3 ग्लैंड से आप पढ़नी है। एक को बोलेंगे सलेवरी ग्लैंड, इसको देखेंगे इसकी सलेवरी ग्लैंड होती क्या है। दूसरी ग्लैंड जिसको हम बात करेंगे लीवर, और तीसरी जिसे हम कहेंगे पैंक्रियास। अब सोच रहे हो कि लीवर का क्या काम है डाइजेशन में, लीवर भी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो हाँ लीवर भी करता है। कैसे करता है देखा जाएगा। अभी बात करेंगे इसकी सलेवरी ग्लैंड्स की, कि सलेवरी ग्लैंड क्या होती है, पोजीशन इसका कहाँ होता है, कितनी है, क्या सीक्रेट करती है, कैसे डाइजेशन में हेल्प करती है, क्यों इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहे हैं, इसकी बात करेंगे। दूसरा था लीवर, लीवर कैसे डाइजेस्टिव, कहाँ पे होता है, कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, इसकी बात करें। क्या ऐसा केमिकल सीक्रेट करता है जिससे डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाज क्या है, कहाँ पे होता है, इसकी भी बात करेंगे, क्यों इन सबको ग्लैंड्स कहते हैं, इसकी भी बात हम करेंगे। उसके बाद आते हैं पहले शुरू करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल की कौन कौन सी पार्ट इसमें होंगे एलिमेंट्री कैनाल में। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर देखें तो हमें कई पार्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक एंटीरियर ओपनिंग मिलेगी जिसे हम कहेंगे माउथ, या इसी को कहें एंटीरियर ओपनिंग। कैनाल है, कोई भी पाइप होगा अगर तो उसे हम कहते हैं कैनाल, और कोई भी अगर पाइप है तो इसके 2 ओपनिंग होने चाहिए, 1 और 2। जो इसकी पहली ओपनिंग है, जो इसके पहली ओपनिंग है इसको बोलते हैं एंटीरियर ओपनिंग, जो लास्ट ओपनिंग है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग को हम लोग माउथ कहते हैं और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कह सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो एंटीरियर ओपनिंग है वो माउथ है, अभी बात करेंगे माउथ की। दूसरी यहाँ पे मिलती है हमें एक कैविटी मिलता है, माउथ जो है कैविटी में जाके खुलता है और उस कैविटी को हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी क्या होती है अभी उसकी बात करेंगे। तीसरी बक्कल कैविटी के बाद आता है फायरिंग्स। तो फायरिंग्स क्या होगा अभी देखा जाएगा। उसके बाद आता है ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस क्या है, कैसे हेल्प करता है, ओइसोफेगस की बात करेंगे। इसके बाद एक जे शेप का स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहेंगे स्टमक। तो स्टमक की बात करेंगे। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये पाइप जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पोस्टेरियरली एक ओपनिंग वहां खुलता है, एक ओपनिंग के थ्रू बाहर आउट खुलती है, बाहर खुलती है और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस, जो इसकी बोल कह सकते हैं पोस्टेरियर ओपनिंग है। इंटीरियर ओपनिंग माउथ और पोस्टेरियर ओपनिंग एनस। अब यहाँ पे इन सब की बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन एक चीज और यहाँ समझते हैं। लिखा गया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसका क्या मतलब है। लिखा गया लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे यही मतलब जैसे लग रहा है कि स्मॉल मतलब छोटा होगा, लार्ज बड़ा होगा। नहीं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज वाली से बड़ा होगा। क्यों इसको स्मॉल कहा, क्योंकि इसका जो ट्यूब है वो नैरो होता है देन लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसलिए इसको स्मॉल कहते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। अब आते हैं वन बाय वन शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं माउथ के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं माउथ के बारे में। देखते हैं माउथ क्या है। आते हैं माउथ पे। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसे हम लोग कह रहे थे एंटीरियर ओपनिंग, और ये दो पार्ट से मिलकर बनी होगी। ये सबसे पहला है एंटीरियर ओपनिंग जिसे हम कहते हैं माउथ या एंटीरियर ओपनिंग। अब ये दो चीजों से घिरी होती है माउथ, और इन दोनों को बोलते हैं हम लोग लिप्स, या कहते हैं अपर लिप और एक होगा लोअर लिप। ऐसे क्योंकि माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स। जैसे एक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो जो माउथ है इस वाले रीजन को बोलते हैं माउथ। माउथ जो है वह दो पार्ट से मिलकर बनी होगी, एक बोलते हैं इसको अपर लिप और इस वाले को बोलते हैं हम लोग लोअर लिप। और ये दोनों लिप जो है ये बनाती है माउथ, इंटीरियर ओपनिंग। तो ये दो चीजों से गार्डेड होती है, घिरी होती है। और इसी के अंदर जैसे गए तो हमें मिलेगा एक कैविटी, और इस कैविटी को हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। तो अगले देखते हैं बकल कैविटी क्या है। इसको पूरा बना सकते हैं। ये थी माउथ, दो चीजों से घिरी थी। ये माउथ जाकर के खुलती है कैविटी में, और उस कैविटी को हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो अगली देखते हैं दूसरा जिसको हम लोग कह रहे थे बकल कैविटी। बकल कैविटी। अब बकल कैविटी क्या है, जो माउथ खुल रही है कैविटी में, यही हम कह रहे हैं बकल कैविटी। अब बकल कैविटी बनी किससे है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इसके ऊपर एक छत है, यानी एक रूफ है, और नीचे एक हम लोग कह सकते हैं फर्श है। तो जो इसकी रूफ है, यानी हम लोग कहेंगे रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के जो रूफ है इसको एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पैलेट्स। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पैलेट। तो बकल कैविटी की जो छत है या उसकी जो रूफ है इसको हम लोग कह दिए पैलेट्स। पैलेट के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो हमें दो स्ट्रक्चर, दो पार्ट मिलेंगे। यहाँ से अंदर जाने पे हमें दो पार्ट मिलेंगे। एक हार्ड पार्ट मिलता है हमारा, सामने वाला जो होगा, पहले वाला इंटीरियर पार्ट जो होगा वो हार्ड होता है, और पीछे वाला काफी सॉफ्ट होता है। तो पैलेट्स कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड होंगे। पैलेट जो है, पैलेट्स जो कहें, इसे दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा हार्ड
और एक पार्ट मिलेगा हमें सॉफ्ट। तो दो पार्ट में ये डिवाइड होगा, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। अगर हम बात करें क्यों हार्ड होता है, क्योंकि जो हार्ड पैलेट है ये हार्ड पैलेट बना होता है बोन्स का, बोनी रीजन है, बोन्स का मतलब इसलिए हार्ड होगा। और पीछे वाला मस्कुलर रीजन है जिससे जो सॉफ्ट होगा। और इसी मस्कुलर रीजन से अगर देखें तो कुछ बेल शेप का स्ट्रक्चर निकला होता है, और इस बेल शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओयूला, जो फूड के इनगल्फमेंट में हेल्प करता है। तो ये थी बकल कैविटी। अगर देखें बकल कैविटी में होता क्या, तो बकल कैविटी में दो और स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। यहाँ पे बकल कैविटी में दो और स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें, और ये दोनों, क्योंकि बकल कैविटी में कुछ ऐसे इसके चारों तरफ से कुछ ऐसे बोन से बने हुए एक स्पेशल तरह के आर्गन पाए जाते हैं, जिसमें एक स्पेशल तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टीथ। तो बकल कैविटी के अंदर मिलेगा टीथ। टीथ का क्या काम है ये देखते हैं। और दूसरा मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं टंग। तो ये दो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे बकल कैविटी में, एक टीथ और दूसरा टंग। अब देखते हैं वन बाय वन टीथ क्या होता है, टंग क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बकल कैविटी में कुछ रीजन पाए जाएंगे जिसको हम लोग कह देंगे टीथ है ये, और लोअर जॉ पे दो जॉ से बनी होगी, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। तो इसको देखते हैं, और इसके बीच में एक टंग होगी मस्कुलर लेयर, और इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टीथ के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर स्टार्ट करते हैं हम टीथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टीथ। देखते हैं टीथ क्या है। तो टीथ एक बोनी स्ट्रक्चर है जो बकल कैविटी में पाया जाता है, और इसके हेल्प से ह्यूमन जो है, जैसे हम लोग हैं, ये इसके हेल्प से हम लोग मैस्टिकेशन करने में हेल्प करता है। ये हमें मैस्टिकेट करते हैं, फूड को चबाने में हेल्प करता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि ये बोनी होता है, और बोनी के साथ इसके ऊपर एक हार्ड सब्सटेंसेस पाया जाए जो हार्ड से भी हार्ड सब्सटेंसेस को क्या करता है, च्युइंग कर जाता है। और इसके ऊपर क्यों कर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर टीथ जो है, टीथ के ऊपर कवरिंग होती है एक स्पेशल तरह के हार्ड मटेरियल की, जिसको हम बोलते हैं इनामेल। तो ये टीथ इससे बना होगा, इसके ऊपर एक कवरिंग होगी। दूसरी बात करें अगर टीथ की, तो सबसे पहले देखते हैं टीथ ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो टीथ होगा इसका कैरेक्टर क्या है। ह्यूमन में टीथ जो होंगे इसके 3 मेन कैरेक्टर होंगे। ह्यूमन की टीथ की हम बात करेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन का टीथ कैसा होता है। तो ह्यूमन में जो टीथ होंगे वो 3 मेन कैरेक्टर होंगे। पहला कहेंगे कि ह्यूमन का जो टीथ होगा, ह्यूमन में जो टीथ होता है वह ह्यूमन का टीथ एक कैविटी में पाया जाता है। जैसे एक ह्यूमन का जो टीथ है एक कैविटी में पाया जाएगा, और इस कैविटी को बोलते हैं सॉकेट। तो ह्यूमन का टीथ जो है वह एक सॉकेट में ज्वाइंट होता है, एक सॉकेट में पाया जाएगा, एक सॉकेट में एम्बेडेड होगा, धसा हुआ होगा, और इस कैरेक्टर को बोलते हैं थीकोडोंट। तो ह्यूमन का जो टीथ होगा वह कह सकते हैं थीकोडोंट होता है। डोंट जो वर्ड है वो लिया गया है टीथ से। अगर कोई पर्सन टीथ की स्टडी कर रहा हो तो उसे बोलेंगे डेंटिस्ट। और साइंस की जो ब्रांच है जिसमें टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाए उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। और पर्सन को बोलेंगे डेंटिस्ट। तो यहां पे क्या है, थीकोडोंट, 2 वर्ड से बना है थीकोडोंट। थीका मीन्स होती है कैविटी, और डोंट मतलब होता है डेंटिशन यानी टीथ। तो ह्यूमन की जो टीथ है वह कैविटी में है। ह्यूमन की टीथ जो है, टीथ इसे हम कहते हैं ह्यूमन की जो टीथ है, गलत हो गया इसको सही कर लेंगे। टीथ, ह्यूमन की जो टीथ है, ये तो सही था, ह्यूमन की जो टीथ है थीकोडोंट, इसे हम कहेंगे टीथ आर एम्बेडेड इन कैविटी। और किसकी कैविटी, सॉकेट ऑफ जॉ बोन की, जो जॉ है उसकी सॉकेट में पाया जाता है, सॉकेट ऑफ जॉ। तो जॉ की जो कैविटी है उस कैविटी में हमारा टीथ पाया जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं हमारी टीथ जो होती है वह थीकोडोंट होती है।
दूसरा हम कह सकते हैं हमारी जो टीथ है वो हमारे लाइफ में 2 बार आती है। जो हमारी टीथ है वो हमारे लाइफ में 2 बार उगती है, एक छोटे होते हैं और एक एडल्ट होने पे उगती है। तो इसको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं 2 तरह से जो लाइफ में आती है। पहली जो सेट आती है, 2 सेट आती है। पहली जो सेट आती है उसे हम कहते हैं मिल्क टीथ या इसी को कहते हैं डेसिडुअस टीथ, और दूसरी जो टीथ एडल्ट पे आती है उसे हम कहते हैं एडल्ट टीथ। तो 2 तरह की टीथ होगी यहाँ पे, या उसे परमानेंट टीथ भी कहेंगे। तो टीथ पहला हमारा हो गया थिकोडोंट, यानी हमारी टीथ कैविटी में पाई जाएंगी इसलिए इसको कहते हैं थिकोडोंट। दूसरा है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट ये 3 वर्ड से बना है। डाई मीन्स तो, फाइव मीन्स लाइफ, डोंट मीन्स टीथ। यानी हमारी लाइफ में टीथ जो है वो 2 सेट टीथ आती है, 2 बार आती है। एक को बोलते हैं हम लोग, ये 2 तरह से होती है, और एक को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ या इसी को हम लोग कह देंगे मैच्योर टीथ, या इसी को एडल्ट टीथ। इसको हम कह देंगे डेसिडुअस टीथ। तो 2 तरह की टीथ हमारे लाइफ में आती है, 2 सेट आती है। एक सेट को बोलते हैं मिल्क टीथ, एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ है अगर इसका नंबर देखें तो ये करीब 20 नंबर होती है, 20 होती है कुल। और परमानेंट टीथ की, पहले अगर टीथ की बात करें, पूरा ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ जो टीथ होती है टोटल वो 32 होती है, 32 दांत होते हैं। इसमें भी डाइफायोडोंट सेट है तो पहली बार जो पहली सेट है वो 20 आती है, और जो परमानेंट टीथ है वह 32 यानी 32 होती है परमानेंट टीथ। अब ये सोच रहे होंगे टोटल तो 32 है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 52 यानी 52 हो गया। तो नहीं, मिल्क टीथ 20 होता है, बाद में ये भी रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, परमानेंट। टोटल जो टीथ आती है तो गायब हो जाता है, तो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, उसके बाद जो टीथ आता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये 32 होती है। अब दूसरे एक और वर्ड यहाँ पे जोड़ते हैं, जो ह्यूमन की टीथ है कह दिए थिकोडोंट है। थिकोडोंट का मतलब क्या है, कैविटी में पाया जाएगा इसलिए कह दिए थिकोडोंट है। हमारी लाइफ में 2 टाइम आ रहा है इसलिए इसको कह दिए डाइफायोडोंट है। एक और वहां पे जो हमारी टीथ आती है, जो हमारी टीथ है वह एक तरह की नहीं है, ये डिफरेंट तरह की टीथ है। यानी हमारी जो टीथ है वो 4 तरह की टीथ हमारे बकल कैविटी में पाई जाती है, या कहेंगे डिफरेंट तरह की टीथ है। और इसको हम एक वर्ड देते हैं हम लोग जिसको कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डोंट मीन डेंटिशन। तो हम लोग कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ occur in our mouth or buccal cavity, माउथ नहीं our buccal cavity। तो हमारी बकल कैविटी में जो डोंट है, जो टीथ है वह डिफरेंट तरह की, 4 तरह की पाई जाती है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोडोंट। अब 4 तरह की कौन कौन सी टीथ है इसको देखते हैं। ह्यूमन में जो 4 तरह की टीथ होती है वह पहली जो टीथ है उसको हम बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर। दूसरी इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। दूसरी टीथ है जिसको हम कहते हैं केनाइन टीथ, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तीसरी जिसे हम लोग कहेंगे प्री मोलर टीथ, प्री मोलर, जिसे हम पीएम से डिनोट करते हैं। और लास्ट है मोलर टीथ, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो ह्यूमन में जो टीथ है वह कैविटी में, ह्यूमन के हम लोग कुछ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन टीथ, तो कहेंगे ह्यूमन का जो टीथ है वह 3 कैरेक्टर कह सकते हैं। पहला, ह्यूमन का टीथ थिकोडोंट होता है यानी कैविटी में पाया जाएगा। ह्यूमन का टीथ लाइफ में 2 सेट आता है, 2 बार आता है, जिसे डाइफायोडोंट कहेंगे। तीसरा, ह्यूमन की जो टीथ है वह डिफरेंट तरह का है, यानी एक तरह का नहीं है। अगर एक तरह का हुआ तो उसको हम होमोडोंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हेट्रोडोंट है, डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे बोलते हैं केनाइन। 4 तरह की कौन कौन टीथ है, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह के टीथ है। इसका पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। तो पोजीशन देखा जाएगा तो बक्कल कैविटी में इसका पोजीशन कहाँ पे है, कैसे अरेंज होता है, कौन सा टीथ पहले पाया जाएगा, उसकी बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ह्यूमन का जो है 2 जॉ पाई जाती है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। हम कोई भी एक जॉ बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितनी नंबर ऑफ टीथ जो भी टीथ लोअर जॉ में होते हैं सेम तरह के अपर जॉ में भी होते हैं। तो अगर एक जॉ की हम लोग टीथ बनाते हैं तो दोनों का पता चल जाएगा। तो हम एक जॉ लेते हैं, कोई भी एक, ये मान लेते हैं लोअर जॉ है, और ये जॉ पूरी हो गई हमारी।
और इस जॉ में कैविटी पाई जाती है, कैविटी ग्रूव, यहाँ पे कैविटी है बहुत सारे, और इसी कैविटी को हम बोलते हैं सॉकेट, सॉकेट ऑफ जॉ। और इसी में हमारी टीथ क्या हुई है, धसी हुई है, एम्बेडेड है। तो इसको देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सी टीथ होती है। तो जो पहला है यहाँ पे, जो पहला टीथ होता है हमारे सामने यहाँ पे, इस टीथ को हम लोग कहते हैं, इस टीथ को हम लोग कहते हैं इंसीजर। और एक नहीं, इंसीजर का नंबर देखें तो एक लोअर जॉ में जो होगा वह 2 होते हैं, 2 यहाँ पे मिलेगा हमें, जिसे हम लोग कहेंगे इंसीजर, काटने का काम करता है। दूसरा इसके बगल में एक इधर टीथ होगा, इसका नंबर देखते हैं पहले, ये 2 होंगे, इधर भी 2, इधर भी 2। पहले इसका पूरा हम लोग नंबर बना लेते हैं। तो ये थी इंसीजर, अभी टोटल हो गए 4। दूसरी यहाँ पे एक टीथ होती है जो पॉइंटेड काफी होगी, नुकीली होती है, जिसको हम बोलते हैं केनाइन। ये केनाइन वाला रहा, ठीक, केनाइन। ठीक इसी के आगे बढ़े तो यहाँ पे पाया जाता है प्रीमोलर, जिसका नंबर एक साइड में कहें तो 2 होते हैं। ये कुछ इस तरह के चौड़े टीथ होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर मिलेंगे हमें। फिर इसके पीछे गए तो और भी चौड़ी टीथ मिलेगी, और इसका नंबर जो होगा वो 3 होगा। ये तो यहाँ पे जो ये वाली टीथ है, ये टीथ है, इसको हम बोलते हैं केनाइन, सॉरी इसको हम बोलेंगे इंसीजर। इंसीजर, इसके बगल में मिलेगा केनाइन। ठीक, इसके पीछे मिलेगा हमें 2, जिसको बोलेंगे प्रीमोलर। और यहाँ पे 3 मिलेंगे हमें मोलर। तो सेम इधर भी मिलेंगे, सेम जैसे हम बात किए अपर जॉ में जितने टीथ उतने ही लोअर जॉ में, और लोअर जॉ में भी लोअर जॉ की केवल हाफ पार्ट में जितने टीथ उतने ही आधे हाफ पार्ट में मिलेंगे, आधे वाले मिलेंगे। तो केवल अगर हम हाफ पार्ट का बनाते हैं, केवल अगर हम हाफ पार्ट का बना दें तो हमें इधर का अगर पता चला तो इधर का भी पता चल सकता है। तो इसमें क्या मिले, हम कह सकते हैं 2 हमें इंसीजर मिला, 1 केनाइन मिला, हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 प्रीमोलर और 3 यहाँ पे मोलर मिला। तो इस तरह से हम डेंटल फार्मूला भी हम लोग बनाते हैं और इसके जरिए जानते हैं, जिसको हम लोग डेंटल फार्मूला कहते हैं। तो अगर इस तरह से देखें, क्योंकि ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ का हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट ऑफ लोअर जॉ, और सेम इसी तरह से अपर जॉ में भी होंगे। इस तरह से हम डेंटल फार्मूला बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें डेंटल फार्मूला की, डेंटल फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है, डेंटल फार्मूला हम लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉ, जॉ पे टीथ के अरेंजमेंट को जान लेना ही क्या कहलाता है, डेंटल फार्मूला। उसी को फार्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला जो लिखा जाता है वो डेंटल फार्मूला होता क्या है, हम लोग कहते हैं अपर हाफ पोर्शन ऑफ हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ, यानी अपर जॉ के आधे पार्ट में जो दांत है उसकी संख्या, यानी नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट ऑन हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ। हम इस तरह से डेंटल फार्मूला लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब यहीं पे आ गए तो डेंटल फार्मूला की। तो डेंटल फार्मूला इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट ऑन हाफ पार्ट ऑफ अपर जॉ by number of teeth present on half part of lower jaw। कहने का क्या मतलब है, एक बार इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है। डेंटल फार्मूला क्या कह रहा है, डेंटल फार्मूला कह रहा है कि अपर जॉ के आधे पार्ट में उपस्थित दांतों की संख्या, तो अपर लिख दिए। दूसरा कह रहे लोअर जॉ
के आधे पार्ट में उपस्थित दांतों की संख्या, तो ये नीचे लिख दिया, अपर लिखे इसलिए अपर जॉ, नीचे लोअर जॉ, ये डेंटल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम आधे पार्ट को केवल लोअर जॉ में लिख रहे हैं, आधे वाले पार्ट को केवल अपर जॉ में लिखना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सही है तो आधे पार्ट को लिखने के लिए, आधे बाकी पार्ट को लिखने के लिए हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा बन जाता है डेंटल फॉर्मूला। इसके जरिए हम लोग जो नंबर ऑफ टीथ है निकाल सकते हैं, कितने टीथ होते हैं। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, बच्चे का डेंटल फॉर्मूला, मिल्क टीथ की बात करें या चाइल्ड की बात करें या इसी को हम लोग कहेंगे मिल्क टीथ, जो पहली सेट है इस टीथ की डेंटल फार्मूला की बात करें, अगर डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, तो ये होता है कुछ इस तरह से, ये फार्मूला आता है हमारा 2102 इंटू 2, तो ये हमारा डेंटल फार्मूला। अभी हम लोग देखे थे पीछे कि जो मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला था वह 20 था। तो यहाँ पे क्या है, जो चाइल्ड है इसमें चाइल्ड का जो पहला टीथ है, पहला टीथ कौन सा है, इंसीजर, इसको हम ICD नोट करेंगे। दूसरा टीथ हमें मिला केनाइन, तो केनाइन। तीसरा मिला प्रीमोलर और चौथा हम कहेंगे मोलर, ये अपर जॉ के हो गए। सेम इसी तरह नीचे वाला इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर चाइल्ड है, कोई बेबी है, कोई चाइल्ड है, तो चाइल्ड जो है इस चाइल्ड में या मिल्क टीथ में एक टीथ अब्सेंट है, इंसीजर 2 है अपर जॉ में, केनाइन तो है लेकिन प्रीमोलर नहीं है। तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता, मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होगा। टोटल ऐड कर ले, कैसे ऐड करेंगे इसको देखते हैं। तो जितने अपर जॉ में जितने नंबर ऑफ टीथ हैं अपर हाफ में, उतने ही लोअर में ऐसे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 2 1 3 और 2 5 ऊपर हो गए और नीचे भी 5 हो गए, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। तो यहाँ पे 5 और 5 10 हो गए और इंटू 2 कर देंगे, टोटल कितने हो गए, तो 10 2 ये मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारा 20। तो हम लोग जान भी रहे थे पीछे कि चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला जो मिल्क टीथ का 20 होता है, तो इस तरह से 20 होता है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें एडल्ट टीथ की, अगर हम देखें एडल्ट में कितना होता है या परमानेंट में क्या होता है, तो एडल्ट, अगर हम एडल्ट टीथ की या इसकी डेंटल फार्मूला की बात करें, डेंटल फार्मूला ऑफ इन एडल्ट पर्सन में अगर बात करें डेंटल फार्मूला इन एडल्ट, तो इसमें क्या होता है, इसका जो डेंटल फार्मूला होता है वह कुछ इस तरह होता है 2123 बाई 2123। ये जो नंबर ऑफ टीथ है ये अपर जॉ की हाफ पार्ट की और ये लोअर जॉ की हाफ पार्ट की, इसको हम बोलते हैं इंसीजर, इसको केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको बोलेंगे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये 4 तरह की टीथ है। इसको ऐड सेम तरीके से करेंगे, 2 1 3 2 5 3 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए, तो 8 8 16 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 32 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट इस कह सकते हैं कितना हुआ 32 हो गया। तो ये इस तरह से डेंटल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी पढ़ेंगे इससे ज्यादा। इसमें डेंटल फार्मूला हम लोग एक बार फिर से देखेंगे और देखेंगे कि डेंटल फार्मूला और एनिमल में क्या होता है, जैसे हॉर्स में, एलिफेंट में, रैट में, रैबिट में क्या डेंटल फार्मूला होता है, उसमें क्या, उसमें कौन सा जो टीथ होता है, कितना टीथ होता है, तो उसकी बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमें, अगर किसी को पता हो तो कोशिश करेगा इसको जवाब देने के लिए, कमेंट में करके इसको जवाब देगा कि हम लोग देखे होंगे एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं बाहर निकले होते हैं, वह कौन सा दांत होता है, ये क्वेश्चन है। कौन से दांत का मॉडिफिकेशन होता है जो उसका बाहर निकला होता है, हाथी का और वैलरस का। जितने लोग को पता होगा कोशिश करेंगे कमेंट में, बाकी हम अगली क्लास में इसको बारे में बताएंगे भी, ठीक है। तो इसके बाद अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टीथ डेंटल फार्मूला के बारे में और बक्कल कैविटी में दूसरा स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर टंग, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बाकी चीजें अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी को समझ में आया हो तो कोशिश करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, और दूसरा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकता है, उसकी हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।